बताया गया था बॉन्ड एंगल के बारे में, कुछ पॉइंट बताया गया था, नहीं बोले तो सर, बॉन्ड एंगल के बारे में क्या बताए थे कल? हाँ, केंद्रीय परमाणु जो होते हैं उनके पास लोन पेयर जितना ही ज़्यादा होगा, नहीं तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। सही बात है, ये बताया गया था हम लोग को। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखा जाए, यहाँ समझने की कोशिश करें हम लोग, तो बीएससीपीआर थ्योरी के अनुसार एक तो हम लोग विकर्षण पढ़ लिए, नहीं अब उसके अनुसार एक बात और समझे। हम लोग को देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू VSEPR, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, ठीक है, VSEPR थ्योरी के अनुसार हम लोग कहा जा रहा है कि अगर मान लो दो एटम है ए और बी जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सेम यहां पर ए और बी हैं, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, सेम यहां पर ए और बी हैं, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अब यहाँ कोई पूछता है कि बॉन्ड्स की संख्या बतानी है, बॉन्ड्स की संख्या, तो बॉन्ड से कितनी होगी? 1। यहाँ कोई बोलता है बॉन्ड की संख्या बतानी है तो कितना होगा? 1। यहाँ कोई पूछता है बॉन्ड की संख्या बतानी है तो कितना होगा? 1। ध्यान रखना है, VSEPR थ्योरी कहता है कि दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो भी बॉन्ड 1, डबल बॉन्ड है तभी बॉन्ड 1 ही मानना है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तभी बॉन्ड कितना मानना है? 1 ही मानना है। ठीक है, क्योंकि VSEPR थ्योरी को बॉन्ड से मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि कितने बॉन्ड मानने से स्ट्रक्चर खींचा जा सकता है। नहीं, क्योंकि VSEPR थ्योरी किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बताता है, नहीं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वर्ग की तरह होगा, ट्रायंगल की तरह होगा, नहीं चतुष्फलकीय होगा, बस मेरा इसकी जानकारी वो देता है। तो वो कहता है कि अनवांटेड हमको 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड 6 बॉन्ड से मतलब ही नहीं है, नहीं हमको दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड मानते हैं तो मेरा काम हो जाता है, नहीं तो हम सिंगल बॉन्ड ही मान के सब अपना फॉर्मूला देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको यहाँ से ध्यान ये रखना होगा कि VSEPR थ्योरी के अनुसार अगर दो एटम हैं उनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो भी बॉन्ड 1, डबल बॉन्ड है तो भी बॉन्ड 1, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी बॉन्ड 1, आपको एक ही बॉन्ड मानना है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि जैसे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, अगर दो एटम के बीच में, अभी सिर्फ हम लोग ये बता रहे हैं, दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो इस बॉन्ड का नाम होता है सिग्मा। अगर दो बॉन्ड होते हैं तो एक बॉन्ड को सिग्मा और एक को पाई कहते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक को सिग्मा, एक को पाई और इसको भी पाई कहते हैं। नहीं, इसके बाद तुरंत आने वाला है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जब पढ़ेंगे ना तो ये आ जाएगा। ऐसे अभी के लिए समझते हैं कि मान लो अगर दो एटम है तो इनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उस बॉन्ड का नाम क्या होता है? सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड का नाम सिग्मा और एक का नाम पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक का नाम सिग्मा और एक का पाई और एक का पाई। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या अंतर होता है इनमें, ध्यान रखना है? हाँ, अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे ये बोल रहा है क्या कि किसी भी अणु का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पर निर्भर करता है, पाई बॉन्ड पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए VSEPR थ्योरी जो है पाई बॉन्ड को इग्नोर कर देता है। पाई बॉन्ड क्या करता है? इग्नोर कर देता है। ध्यान रखना है, हम लोगों को बोला गया क्योंकि किसी भी अणु की संरचना, क्योंकि किसी भी अणु की संरचना, किसी भी अणु की संरचना सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की संख्या, सिग्मा बॉन्ड की संख्या या सिग्मा बॉन्ड की सजावट, सिग्मा बॉन्ड की सजावट पर ही निर्भर करती है, निर्भर करती है, पाई बॉन्ड के संख्या पर नहीं, पाई बॉन्ड्स की संख्या पर नहीं।
अब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, नहीं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में क्या अंतर होता है, ये सब हम लोग आएगा टॉपिक है। फिलहाल के लिए अभी हम लोग सिर्फ ये याद कर लिए कि अगर दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। दो एटम के बीच में अगर दो बॉन्ड है तो एक को सिग्मा और एक को पाई कहते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक को सिग्मा और दो पाई होते हैं। ठीक, दूसरा बात ये समझ में आया कि VSEPR थ्योरी कहता है कि किसी भी अणु का संरचना, किसी भी अणु का संरचना सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की संख्या या सिग्मा बॉन्ड के त्रिविम में सजावट पर निर्भर करता है, नहीं उसको पाई बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना में दिक्कत है नहीं, इसीलिए वो सिर्फ किसको काउंट कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ, अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। यहां से अगर देखें हम लोग तो अगला हम लोग को यहां से कहा जा रहा है कि हम लोग बार बार बात करते हैं संरचना की और आकृति की, नहीं तो संरचना और आकृति में क्या डिफरेंस है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड शेप, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड शेप, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड शेप, ध्यान रखना है। संरचना तथा आकृति में अंतर, संरचना तथा स्ट्रक्चर का हिंदी क्या हो गया, संरचना, शेप का हिंदी आकृति में अंतर, समझा जाए। संरचना तथा आकृति में क्या अंतर है समझना है। देख तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग कहा जा रहा है कि अगर संरचना और आकृति में अंतर हम लोग को देखना है, संरचना तथा आकृति में अगर अंतर हम लोग को देखना है, नहीं तो क्या अंतर है दोनों में। तो VSEPR थ्योरी कहता है कि किसी भी अणु का जो संरचना होता है, नहीं वो किस पे डिपेंड करता है, केंद्रीय परमाणु पर, और वो भी केंद्रीय परमाणु के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के सजावट पर, नहीं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के सजावट पर ही निर्भर करता है किसी भी अणु का संरचना। तो यहां पर कह रहा है क्या कि केंद्रीय परमाणु का बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के आधार पर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के आधार पर बनाया गया व्यवस्था, बनाया गया रूप संरचना कहलाता है। किसके आधार पर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के आधार पर बनाया गया रूप, नहीं व्यवस्था क्या कहलाता है, संरचना। ठीक है, और सिर्फ बॉन्ड पेयर के आधार पर बनाया गया, सिर्फ बॉन्ड पेयर के आधार पर बनाया गया रूप या व्यवस्था आकृति कहलाता है। मेरा बात समझ में आ रहा है। अब क्या डिफरेंस है हम लोगों को समझ में आ जाएगा, जैसे एग्जांपल आएगा तो हम लोग को अभी क्या कर रहा है कि बॉन्ड पेयर तथा लोन पेयर की त्रिविमीय व्यवस्था, त्रिविमीय व्यवस्था के आधार पर संरचना बताया जाता है, आधार पर संरचना बताया जाता है। ध्यान रखना है, बॉन्ड पेयर तथा लोन पेयर की त्रिविमीय व्यवस्था के आधार पर संरचना बताया जाता है। ठीक है, चलो अब ये क्या बोल रहा है, बॉन्ड पेयर, या हम लिखें सिर्फ बॉन्ड पेयर, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग क्या लिख रहे हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर की त्रिविमीय व्यवस्था के आधार पर, त्रिविमीय व्यवस्था के आधार पर क्या बताया जाता है, आकृति, आकृति बताया जाता है। जैसे एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं आपको, नहीं इतना में दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़े देखा जाए।
जैसे मान लो हम यहां से एग्जांपल लेते हैं आपको H2O का, ठीक है। अब H2O में कोई बोलता है कि तुम्हारा केंद्रीय परमाणु बताओ कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, केंद्रीय परमाणु बराबर ऑक्सीजन, यही है। नहीं, यहां पर H2O को और देखें, नहीं तो हम लोग अगर देखें यहां पर तो O है, H है और H है। हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड। हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, एक बॉन्ड। ऑक्सीजन दो बॉन्ड। नहीं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 यूज कर गया, 4 को बचा हुआ है। इतना में दिक्कत है किसी को? नहीं। तो ये बताओ कि जो केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, ये हम रफ स्केचिंग कर लिए, यहां लिख दिए भाई कि हम क्या किए, रफ किए। नहीं, अब यहां आते हैं, H2O में केंद्रीय परमाणु कौन है, ऑक्सीजन। चलो, बॉन्ड पेयर कय गो है, 2 गो। ऑक्सीजन के पास बॉन्ड पेयर कय गो, 2 गो, 2 गो बॉन्ड बना रहा है। चलो, इसके पास लोन पेयर कय गो है, 2। इलेक्ट्रॉन पेयर कय गो आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आया, 4। अब H2O का हम लोग देखते हैं, जैसे H2O किस रूप में पाया जाता है। तो जैसा ही इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आता है, नहीं, हम लोगों को चतुष्फलकीय, जैसा ही इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आएगा, हम लोग क्या मिलेगा, चतुष्फलकीय। नहीं, चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल। क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल। चलो, तो अगर कोई पूछता है कि H2O का संरचना बनाओ, तो H2O का जो संरचना होगा, नहीं, वो आपका होगा चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। कैसे बनाएंगे, बनाते हैं। नहीं, संरचना किस पे निर्भर करता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों के सजावट पर निर्भर करता है। बनाइए, यहां से O हो गया, यहां से आपका H आ गया, यहां से आपका H आ गया, यहां से आप लोन पेयर लिखोगे ऑर्बिटल में, ऐसे दिखाया जाता है। यहां से आप लोन पेयर लिखोगे ऑर्बिटल में, लिखेंगे। नहीं, अब यहां से आपको डॉट डॉट लिखना है। दिक्कत है? नहीं, तो ये जो संरचना बना वो क्या बना हम लोग का, टेट्राहेड्रल। ये क्या बना हम लोग का, टेट्राहेड्रल। तो ये संरचना कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, संरचना कहलाएगा, ध्यान रखना है। अब हम लिखना चाहते हैं H2O की आकृति। अब हम लिखना चाहते हैं H2O की आकृति। तो आकृति लिखते समय लोन पेयर को उड़ा दीजिएगा और जो बच जाए उसको खाली उतार दीजिएगा। नहीं तो लोन पेयर को उड़ाइए और जो बच जाए उसको खाली उतार दीजिए। जैसा है वैसा ही उतारना है, कोई चेंज नहीं करना है, बस लोन पेयर नहीं शो करना है। नहीं तो लोन पेयर आप छोड़ दीजिए और ऐसे इसको दिखाइए। नहीं, अब देखिए तो ये भी शेप बनता है। कैसा बनता है, ये भी शेप, ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, भी शेप। मेरा बात समझ में आया? नहीं तो कोई भी पूछता है कि H2O का संरचना क्या है, चतुष्फलकीय, आकृति क्या है, भी शेप। समझ में आ रहा है? नहीं तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। बस में आ रहा है, संरचना ऊपर वाला चतुष्फलकीय जो हम लोग ये बनाए, नहीं, और ये क्या होगा, भी शेप। बस में आ रहा है, आकृति। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जब दोनों के सजावट को देखा जाए, पूरा सजावट देखा जाए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों सजावट, तब बनता है संरचना। और लोन पेयर गायब कर दो, खाली बॉन्ड पेयर का व्यवस्था चेक कर लो, तो उस समय जो रूप बनता है उसको बोलते हैं आकृति। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, सेम एज जैसे दूसरा एग्जांपल लेके देख लो, आगे मिलेगा ये सब। नहीं, जैसे मान लो हम बात करते हैं, ऐसे ही लेते हैं, मान लो हम लोग H2O4 भी टेट्राहेड्रल ही होता है, कुछ अलग हम लेते हैं। जैसे मान लो हम लेते हैं BF3, या उसमें तो लोन पेयर नहीं है, इसमें NO2 माइनस मान ले लिए। नहीं तो NO2 माइनस का हम लोग लेविस के अनुसार तो स्ट्रक्चर लिखना सीखे हैं ना भाई। नहीं तो पहले दिमाग लगा के लिख लेते हैं, NOO, लेविस साहब बताए थे, केंद्रीय परमाणु बीच में, अब बाकी दो को साइड में। नहीं, नहीं लिख लिए। अगर सोचो H2O का स्ट्रक्चर लेविस के अनुसार लिखते तो कैसा आता, लीनियर आता, नहीं आता। वो क्या बोलते थे, केंद्रीय परमाणु बीच में अब बाकी सब साइड में, आए कहे गो बॉन्ड, तो क्या बनता, लीनियर, रेखीय संरचना। नहीं, लेकिन रेखीय क्या है, गलत है। नहीं, एक्चुअली किस रूप में पाया जाता है, भी शेप, ध्यान रखना है।
अब जैसे मान लो NO2- तो अकॉर्डिंग टू लेविस खींचते, नहीं तो लेविस साहब हम लोग को बताए थे कि जब NO2- का बॉन्ड निकालिएगा तो बॉन्ड आपको कई गो आता है, 3 गो। नहीं तो यहाँ पर 2 गो बॉन्ड कर दिए, यहाँ पर 1 गो बॉन्ड कर दिए। नहीं यहाँ पर माइनस आता था, याद है। चलो तो ये हम लोग का आ गया। अब केंद्रीय परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। तो हमको इसी का बॉन्ड पेयर लोन पेयर से मतलब है। नहीं तो इसके पास लोन पेयर कई गो है? 1 गो लोन पेयर। चलो तो इस नाइट्रोजन का हम देख रहे हैं, तो चलो नाइट्रोजन के पास बॉन्ड पेयर कई गो? 2 गो। खाली सिग्मा बॉन्ड गिनना है। क्या गिनना है? सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर नहीं गिनना है। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर कई गो? 2 गो। इसी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कई गो? 1 गो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कई गो बना? 3 गो। नहीं तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट अभी पढ़ना ही है हम लोग को। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जब 3 आता है तो स्ट्रक्चर बनता है त्रिकोणीय, यानी ट्रायंगल। क्या बनता है? ट्रायंगल, जिसको बोला जाता है त्रिकोणीय। नहीं त्रिकोणीय बना यानी ट्रायंगुलर बना। चलो इसको सजाते हैं, कैसे जाएंगे देखो तो। एन, दिक्कत है, डबल बॉन्ड ओ, स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड मत लिख दीजिएगा। बॉन्ड की संख्या जो लेविस ने बताई थी वही लिखना है। भले VSEPR थ्योरी 2 गो बॉन्ड को 1 बॉन्ड मानता है, लेकिन संरचना बनाते समय आप बॉन्ड रियल सब दिखाइएगा। ध्यान है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। ये नहीं कि सर यहाँ पर आप बॉन्ड पेयर 2 गो माने थे, 3 गो था, तो नहीं। तो लेविस साहब कहते हैं संरचना लिखने के लिए आपको पाई बॉन्ड गिनने की जरूरत नहीं है। इसमें 1 बॉन्ड क्या है? सिग्मा, 1 बॉन्ड क्या है? पाई। तो सिग्मा बॉन्ड 2 गो, उसी से आपका काम चल जाएगा। बस में आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आप पाई बॉन्ड को गिनने लगिएगा संरचना मैच नहीं करेगा, घबराने लगेगा। सोचिए अगर हम बॉन्ड पेयर 3 करते और लोन पेयर कितना करते? 1 करते, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आता। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर 4 में आएगा चतुष्फलक किया जाएगा, और चतुष्फलकीय जब मैच किया गया प्रकृति में इसे, तो मैच नहीं करता है। तो कहेगा अच्छा इसे पाई बॉन्ड भाग नहीं लेता है, इसको साइड करो। नहीं, लेकिन रियलिटी में से पाई बॉन्ड है कि नहीं है? डबल बॉन्ड है ना भाई। तो आप जब लिखिएगा स्ट्रक्चर तो पाई बॉन्ड को दिखाना होगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत है, लेविस साहब साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ आइए, ये बुझाया। N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-। चलिए लोन पेयर और बाइटल में हमेशा दिखाइएगा। हो गया, दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, ये लेविस ने खींचा था। नहीं तो लेविस साहब ऐसे ही खींच देते थे, लेकिन ये संरचना क्या है? गलत है। संरचना क्या है? गलत है। लेकिन बॉन्ड गलत है? बॉन्ड गलत है? नहीं, बॉन्ड एकदम सही है। नहीं, खाली संरचना उससे सजाए नहीं थे। अब ये हो गया संरचना। चलो इसको ऐसे करो, दिखाई दिया? ये क्या है? ट्रायंगुलर। नहीं, इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। बस में आ रहा है, बॉन्ड एंगल कितना होता है इसमें? 120 डिग्री। तो यहाँ पर 120 होगा। तो ये लोन पेयर है तो थोड़ा सा घटता है, तो हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। नहीं, क्या कि ट्रायंगल बना है, हॉई वाला ट्रायंगल नहीं है कि सर 60-60-60। ध्यान है ना? नहीं, यहाँ पे कैसे है? ये ना बॉन्ड है 120। अगर यहाँ बॉन्ड होता तो यहाँ भी 120, यहाँ भी क्या होता है? 120। नहीं तो ये प्लेनर होता है। 120 120 120 कितना होता है? 360। नहीं तो ये प्लेनर होता है। चलिए, तो ये समझ में आया क्या है? स्ट्रक्चर। ये क्या है? स्ट्रक्चर है ये। कोई बोलता कि इसी का शेप बनाइए, तो लोन पे उड़ाइए, देखिए फिर भी शेप बन जाएगा। N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, ये क्या बन गया? V शेप। नहीं, ये आपको आ गया V शेप। तो ये जो V शेप आया, ये एक्चुअली क्या है? खाली शेप है। इसको आप स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते हैं। नहीं सर, कैसे कैसे सबका भी शेप होगा? ये तो एक दुका आपको हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, अभी तो आगे कहानी बहुत बाकी है। ये तो स्ट्रक्चर और शेप में क्या डिफरेंस है ये समझाने के लिए आपको हम बताएं। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि सब लोग बराबरी रोटी खाएगा, सब लोग बराबरी तेज हो जाएगा? बड़ा मुश्किल है ना। सबका कैसे आ जाएगा? अलग अलग आएगा सबका की। इतना में दिक्कत है? कहाँ नीचे वाले को ऊपर लिखे थे? अच्छा ये वाला, जैसे ध्यान से देखना है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप लोग को शायद दिमाग में है या नहीं है। टेट्राहेड्रल कैसे बनता है? जैसे अगर 4 बॉल होता है ना, ज्यादा समझ में आता। अगर 4 बॉल हो तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ऐसे समझिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर टेट्राहेड्रल समझा देते हैं कैसे होता है, समझ लीजिए। देखा जाए,
ये 3 बॉल हैं, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर। ये ट्रायंगल टाइप का नहीं बन रहा है, ठीक है। अब एक चौथा बॉल लाना है, नहीं उसको यहां जो खाली स्थान था उस पर रखना है। चौथा बॉल कहां रखना है? इसके ऊपर रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तब टेट्राहेड्रल बनेगा। यानी 3 बॉल एक प्लेन में है और एक ऊपर है। एक बॉल क्या है? ऊपर है। नहीं तो यहां ऊपर नहीं है, यहां ऊपर है और यहां से ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली देखिएगा तो इसका सेंटर, जब इसको मैच कीजिएगा आप, नहीं तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है वो टेट्राहेड्रल बनता है। तो ये बॉल जो है वो इसके ऊपर है, नहीं तब टेट्राहेड्रल बना। मेरा बात में आ रहा है? तो 3 एक साथ हैं और एक ऊपर से आ गया, ठीक है। तो वहां पर जब देखिएगा ना तो एक्चुअली आपको 3 बॉल ऐसे मिल गए, अब एक बॉल ऊपर से आया। थोड़ा सा बॉल रहता है ज्यादा समझ में आता, तो उसमें होता है क्या, जब एंगल नापने हैं तो 109 डिग्री 28 मिनट कैसे आता है? नहीं तो आप एंगल कैसे मापोगे? ऐसे ऊपर से एक जो आपका ये वाला बॉल है ये इसके ऊपर आ गया, तो हम यहाँ पे ऐसे डाल रहे हैं, नहीं इस तरह से डाल दिए, ठीक है। अब इससे यहाँ जो बॉल का सेंटर था उससे इधर मापोगे, इधर मापोगे, इधर मापोगे, तो ये सब एंगल 109 डिग्री 28 मिनट एंगल लगेगा। बात समझ में आ रहा है? अभी उतना फील कब होगा? जैसे 3 गो बॉल ले लीजिए आप, नहीं 3 गो बॉल लेके सटा दीजिए उसको, अपने देखिएगा ट्रायंगल बन जाएगा, उसके बीच में खाली स्पेस रहेगा, ट्रायंगल बन जाएगा। नहीं ऐसे 3 बॉल सटाइएगा, अपना ले लीजिएगा घर पर, 3 बॉल से सटाइएगा, देखिए ट्रायंगल बन जाएगा। नहीं ये ट्रायंगल बन रहा है। नहीं अब क्या करना है, एक चौथा बॉल ला के रखना है और एक पेन ले जाना है। नहीं एक पेन को ऐसे जब इसके अंदर से घुसाते हुए यहाँ लाइएगा, यहाँ पर, नहीं ठीक है, एक पेन सीधे आप ऐसे ले गए। अब उसी पेन से इसके सेंटर को मिलाइए, इसके सेंटर को मिलाइए, इसके सेंटर को मिलाइए और उसके सेंटर को मिलाइए, जो ऊपर था सबके सेंटर को मिलाइए। और जब सबका बॉन्ड एंगल मापिएगा ना तो कितना आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। मेरे पास में आ रहा है? ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलिए, तो ये हम लोग ऐसे आपको समझा रहे थे। चलिए, तो इतना में दिक्कत नहीं है। तो टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है चतुष्फलकीय, ध्यान रखना है, ठीक है। तो चतुष्फलकीय में एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो समझ में आ रहा है शेप और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? नहीं, शेप और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? तो स्ट्रक्चर निर्भर करता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों के सजावट पर, और जो शेप है वो सिर्फ बॉन्ड पेयर के सजावट पर डिपेंड करता है, लोन पेयर के सजावट पर निर्भर नहीं करता है। बस ये ध्यान रखना है। चलो आगे आ जाओ, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहां से हम लोग का मेन पढ़ाई शुरू हुआ भेस्पर थ्योरी का। नहीं, अब हमको बारी बारी से सभी मॉलिक्यूल को चेक करना है। चलो चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग को दिया गया AB2 टाइप मॉलिक्यूल, AB2 टाइप मॉलिक्यूल विथ नो लोन पेयर, ध्यान रखना, ठीक है। VSEPR थ्योरी जो है ये आसान होता है, लेकिन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका यूज पूरे 11th में भी आता है, पूरे 12th में भी आता है, ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर और शेप, फिर क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है ना, सबसे बड़ा बात है, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। तो इसका कोई ड्रॉबैक नहीं होता है जबकि इस थ्योरी का, तो थ्योरी लंबे टाइम तक यूज होता है, ध्यान रखना है। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अब मान लो कोई आपको मॉलिक्यूल दिया गया AB2 टाइप मॉलिक्यूल विथ नो लोन पेयर, ठीक है। तो AB2 लिखा हुआ है बाबू, ध्यान रखो। तो AB2 में अगर कोई पूछे कि बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन है, तो जो कम होता है सेंट्रल एटम कौन है? A, ठीक है। चलो यहाँ AB2 है तो A के साथ कितने B हैं? 2 B। तो कोई पूछे कि इसमें बॉन्ड पेयर कय गो होगा? 2 गो। कोई पूछता है कि इसमें लोन पेयर कय गो होगा, तो लिख दिया है पहला ही नो लोन पेयर। नहीं तो लोन पेयर क्या मानेंगे? 0। इतना में दिक्कत है? हम लोग क्या किए, हमको दिया है AB2, तो AB2 का मतलब 1 A और 2 B, तो जो कम होगा वो केंद्रीय परमाणु, तो सेंट्रल एटम क्या मान लिए? A। अब A के साथ कय गो B है? 2 गो B। नहीं तो हमको अब A और B के बीच में 5 गो बॉन्ड पाए है, उससे क्या मतलब है? हमको तो बॉन्ड कय गिनना है? 1 बॉन्ड। नहीं, किसके किसके बीच में? 1 A और 1 B के बीच में। तो अगर हम बनाए यहां पर ऐसे, कोई बोले कि देखो भाई A और B, A और B, देखो यहाँ पर सिंगल सिंगल, या A और B के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है ऐसे, नहीं, या A और B के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है ऐसे। नहीं तो हमको क्या फर्क पड़ता है? यहां भी होगा तो बॉन्ड पेयर कय को मानेंगे? 2। यहां भी 2, यहां भी 2, क्योंकि हमको 1 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, बाकी पाई बॉन्ड गिनना है क्या?
नहीं गिनना है। एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो बॉन्ड पेयर कितना? 2। बोलो दिक्कत है? मेरी बात समझ रहा है ना? तो AB2 में बॉन्ड पेयर कितना गिनेंगे? 2। लोन पेयर क्या है? 0। क्यों 0 माने? क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया है नो लोन पेयर, तो हम लोन पेयर 0 मान लिए। चलो अब इन दोनों को जोड़ो तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आएगा? 2। अब इलेक्ट्रॉन पेयर तुमको 2 आ गया, तो जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आए, किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 2 आ जाए, लोन पेयर 0 रहे, तो याद रखना कि हमेशा उसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हमेशा लीनियर होगा। ध्यान रखना है एक बात। दूसरा बात याद रखना कि जब भी लोन पेयर 0 हो, क्या बोल रहा है कि जब भी लोन पेयर बराबर 0 हो तो स्ट्रक्चर बराबर शेप। उस केस में शेप और स्ट्रक्चर क्या होगा? बराबर होगा। जब लोन पेयर 0 होगा उस केस में स्ट्रक्चर बराबर क्या होगा? शेप। ध्यान रखना है, अलग अलग नहीं होगा। जो स्ट्रक्चर होगा वही शेप होगा। कब? जब लोन पेयर 0 होगा तब। पहला बात। दूसरा बात कहा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इफ यानी यदि इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर 2 आ गया, नहीं, एंड लोन पेयर बराबर 0 हो तो यहां पर स्ट्रक्चर बराबर शेप बराबर क्या होगा? लीनियर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? रेखीय। क्या होगा? रेखीय होगा। ध्यान रखना है। सोचो, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अगर AB2 दिया हुआ है तो एक A और 2 B, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो बॉन्ड एंगल कितना? 90। अगर हम इसको ऐसे लिखें, जो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, ऐसे AB2, तो बॉन्ड एंगल कितना? 120। और अगर हम इसको ऐसे लिखें AB2 को, तो यहां पर बॉन्ड एंगल कितना? 180। तो ये बताओ कि कौन सा स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल होगा? ये सबसे स्टेबल होगा। तो कोई भी अणु स्टेबल अवस्था में रहना चाहता है कि अनस्टेबल? स्टेबल अवस्था में। तो यह सबसे स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर बॉन्ड पेयर के बीच की दूरी क्या है? सबसे ज्यादा है। तो ये मैक्सिमम स्टेबल है। तो यही सही होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं तो जब भी हम लोग को इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आ जाए, लोन पेयर 0 आ जाए, तो वैसे मॉलिक्यूल का शेप और स्ट्रक्चर बराबर होगा, और वो क्या होगा? लीनियर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? रेखीय। इतना में दिक्कत है? तो ये बात अब दिमाग में याद कर जाना है कि भाई AB2 टाइप विथ नो लोन पेयर मॉलिक्यूल रहे तो वैसे मॉलिक्यूल के लिए शेप और स्ट्रक्चर बराबर होगा, और वो क्या होगा? रेखीय होगा, यानी कि लीनियर होगा। बोलिए। नहीं, सिर्फ केंद्रीय परमाणु। यहां पूरा का पूरा फोकस है सिर्फ केंद्रीय परमाणु पर। सेंट्रल एटम पर ही सब कुछ फोकस्ड है। हम पहले पढ़ाते समय ही शुरू में बता दिए थे, नहीं, कि किसी भी अणु का जो संरचना होता है वो केंद्रीय परमाणु के बॉन्ड पेयर लोन पेयर पर डिपेंड करता है। नहीं, बाकी का हमको लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं चेक करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं। इतना है। MgCl2 आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर और शेप जो है वो हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड से जब आएगा, तो नहीं, उनका एक अलग ही संरचना होता है। जैसे उनके लिए पढ़ेंगे हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ये किसके लिए है? आयनिक कंपाउंड्स। बस मेरा उनका एक अलग ही संरचना, अलग ही कहानी है उनका। क्यों? क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जैसे कहने का मतलब कि एक केटायन है, नहीं, अब हम बोलें कि बताओ बाबू इस पर एनायन कैसे चिपकेगा, नहीं, तो इस पर एनायन इधर से भी चिपक सकता है, तनी तिरछो चिपक सकता है, ऊपरों से चिपक सकता है, तनी आउट तिरछे चिपक सकता है। नहीं, क्या इस पर निगेटिव चार्ज को चिपकना है तो निगेटिव चिपकने का डायरेक्शन है क्या? नहीं, डायरेक्शन है। प्लस पर माइनस चिपकने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए आयनिक बॉन्ड केस में कहा जाता है कि आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, ये अदिशात्मक होते हैं। ये आपका क्वेश्चन भी आता है, नहीं, कि कौन से बॉन्ड दिशात्मक होते हैं और कौन से बॉन्ड अदिशात्मक होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड अदिशात्मक होते हैं। क्यों? क्योंकि केटायन पर एनायन को चिपकने के लिए कोई दिशा नहीं चाहिए, प्लस और माइनस है, वो किसी भी डायरेक्शन से अट्रैक्ट होकर चिपक जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजी या बॉन्ड, ये दिशात्मक होता है। नहीं, दो आदमी जब पैसा मिलाता है कोई बिजनेस करने के लिए, बात समझ आ रहा है, तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट बनता है, नहीं, कागज पत्र बनता है। बस में रहा है, दोनों आदमी साइन करता है बहुत कुछ सोच समझ के एक दिशा में, तब दोनों आदमी आगे बढ़ते हैं। कब? जब साझा का बात आता है तब। मेरे पास में रहा है। और आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है? एक एटम आपको इलेक्ट्रॉन अपने मन से दे दिया, नहीं, वो आपसे मांग नहीं रहा है। जैसे NaCl, सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na पर प्लस आ गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन माइनस ले लिया, नहीं,
सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन क्या उसको क्लोरीन को फिर लौटाना है क्या? सोडियम को नहीं लौटाना है, नहीं, तो वहां पे कोई कागज पत्र नहीं बनता है। जैसे आपके पिताजी आपको पैसा दिए तो लिखवाते हैं क्या कि लिख लिख अभी कै रुपया लिया, 2000 रुपया, याद रखना, लिख अब 3000, नहीं, कपड़ा का 100 रुपया, चप्पल का 50 रुपया, नहीं, ऐसा नहीं ना होता है भाई। तो आपके फादर के बीच में और आपके बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड, बस मेरा है, जिसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई कागज पत्र नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन सहसंयोजी बॉन्ड जो होता है, स्टीयरिंग जो होता है, वो पार्टनर्स के बीच में होता है, नहीं तो वो एकदम दिशात्मक होता है, वो एक खास डायरेक्शन में एटम आएंगे ना तभी बॉन्ड बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। मेरी बात कुछ दिमाग में जा रही है? तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये सब रूल जो पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है, बीएससीपीआर थ्योरी ये मैक्सिमम किसके लिए पढ़ रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड्स के लिए, आप समझ में आ रहा है? ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो जिस रूप में पाए जाते हैं उनके लिए अलग से एक चैप्टर बनाया गया, सॉलिड स्टेट, नहीं, जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है आपका, समझ में आ रहा है? तो उसमें आप पढ़िएगा बहुत सारे संरचना, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, नहीं, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, हिंदी बोलने में बड़ा कष्ट होता है, वही इंग्लिश वाले में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड क्यूबिक, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। हाँ सर, वही तो बोल रहे हैं कि बीएससीपीआर थ्योरी कहा कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के आधार पर ही स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, पाई बॉन्ड्स पे डिपेंड नहीं करता है। पाई बॉन्ड्स लेने से अगर हम काउंट करेंगे तो स्ट्रक्चर हम लोग का जो आता था वो क्या आएगा? गलत आ जाता था, नहीं, जस्ट अभी तो पीछे एग्जांपल हम बताए थे। हाँ बिल्कुल, CO2 इसका एग्जांपल होगा, देखिए, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पेयर पे ही स्ट्रक्चर निर्भर करता है, बस मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है उसी पे स्ट्रक्चर निर्भर करता है। अभी तो मालूम चला, ध्यान कंसंट्रेट ठीक से कीजिएगा ना तो समझ में आएगा। यहां पर अभी तो हम लोग को मालूम चला था, यहां पर हम लोग कहे थे कि अगर NO2 माइनस में हम लोग पाई बॉन्ड को काउंट करते तो यहां पर पाई बॉन्ड काउंट करते तो बॉन्ड पेयर जो हम लोग 2 यहां पर लिखे हैं वो कितना होता? 3 होता। लोन पेयर तो 1 है, अगर हम लोग इनको जोड़ देते कितना आता? 4। और अगर ये 4 आए तो हम त्रिकोणीय लिखे हैं, क्या लिखना पड़ता? चतुष्फलकीय, नहीं, तो प्रायोगिक रूप से, नहीं, आप मापिएगा ना इसका, आप संरचना नहीं बनाते हैं, ये प्रकृति बनाती है। कौन बनाता है? प्रकृति संरचना बनाती है। तो NO2 माइनस का अगर आप पाई बॉन्ड काउंट करते हैं तो आप उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आएगा कंफर्म है कि आप स्ट्रक्चर क्या लिखिएगा? टेट्राहेड्रल। तो अगर स्ट्रक्चर आप टेट्राहेड्रल लिखते हैं, आप प्रकृति में जो NO2 माइनस पाया जाता है उसको माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं, तो जब चेक किए तो त्रिकोणीय पाया जा रहा है, नहीं, चतुष्फलकीय नहीं पाया जा रहा है, तो हम बॉन्ड पेयर लेने में गलती किए कि लोन पेयर लेने में गलती किए? तो बॉन्ड पेयर तो लोन पेयर लेने में तो कोई गलती नहीं है, एक लोन पेयर। अच्छा, बॉन्ड पेयर 2 मान के देखते हैं, जैसे ही 2 माना गया मैच कर गया, तो कहा अच्छा यानी पाई बॉन्ड को इग्नोर करो, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को लो। नहीं, हमेशा याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंट्स कम फर्स्ट देन थ्योरी कम्स, ध्यान रखना है, पहले एक्सपेरिमेंट आता है, नहीं, NO2 माइनस आपका प्रकृति में त्रिकोणीय पाया जाता है, नहीं, बात में है। अब आप थ्योरी एक ऐसा बनाइए कि ऐसा कुछ थ्योरी बनाइए कि आपका मैच कर जाए उससे, एक्सपेरिमेंट से। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो आपको ऐसा थ्योरी बनाना है कि आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आपका थ्योरी मैच कर जाए, बस में आज जब थ्योरी से मैच नहीं करता है तो हम कहते हैं अपवाद है, कहते हैं अपवाद है, नहीं कहते हैं। तो हम लोग को ध्यान रखना होगा, पहले एक्सपेरिमेंट आता है तब थ्योरीज बनते हैं, यानी स्ट्रक्चर NO2 का बहुत सालों साल से, हजारों साल से है, नहीं, लेकिन थ्योरी हम लोग 50 साल 100 साल पहले डेवलप किए, नहीं, और उन थ्योरीज के आधार पर हम मैच किए कि क्या हम बनाएं कि NO2 का संरचना इससे मैच कर जाए, क्योंकि हम लोग तो NO2 को देख नहीं रहे हैं। हम लोग नॉर्मल आदमी से कोई पूछे कि बताओ NO2 माइनस का स्ट्रक्चर, तो आप फट दे कॉपी निकाले, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, सर त्रिकोणीय, कहां से देख लिया तुम? नहीं, तो आप तो देखे नहीं, नहीं, लेकिन कॉपी कलम पर फट दे निकाल के बता दिए, नहीं। तो यही तो थ्योरी का ताकत है कि आप चीजों को देखते नहीं हैं, नहीं, लेकिन आप कॉपी बता देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ही, नहीं, इसमें 2 गो बॉन्ड, इसमें 1 गो बॉन्ड, इसमें 5 गो बॉन्ड, ये चतुष्फलकीय, ये स्क्वायर प्लेनर, नहीं, यही तो ताकत है थ्योरी का, बस में आ रहा है। एक्चुअली में आप मॉलिक्यूल्स को थोड़ी ना देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, लेकिन आप पढ़ लिए, नहीं, और पढ़ के आप ऐसे कुछ हो गए, नहीं, कि आप बिना देखे सब कुछ बता देते हो। बताओ ये चुंबक से आकर्षित होगा कि नहीं? हाँ सर लिखिए ना, इसका विन्यास लिख देते, रुकिए,
लिखे हाँ सर इसके पास 2 अनपेयर्ड है, तो जिसके पास और जोड़ा है ये चुंबक सापेक्ष होगा, फटा के देख लीजिए, सटने लगा, वाह, नहीं सटाया भी नहीं, सही बता दिया, बस में रहे। तो ये थ्योरी है, नहीं तो थ्योरी की ताकत है ये, ध्यान रखना। आप चीजों को बिना देखे बिना महसूस किए बस उसके गुणों के बारे में बता सकते हैं, ध्यान रखना है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज और इतना स्ट्रॉन्ग चीज को आप लोग इग्नोर करते हैं, नहीं बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, अरे क्या पढ़ना है, सब चीज माथा खराब, माथा नहीं खराब होता है, ये बड़ा यूनिक चीज है, आप फील कीजिएगा तब ना। आप फील नहीं करते हैं, आप पढ़ाई समझ के पढ़ते हैं, सर कहिया खत्म होगा, वो सब छोड़िए, बुझा हो जा रहा है, माथा खराब हो जा रहा है, ये पढ़ाना कहिया खत्म होगा ये बताइए, नहीं कहानी ये है। अब VSEPR थ्योरी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ाया जाए तो एक पेज में पढ़ाया है, वो क्या किया है, एक टेबल बना दिया है, नहीं सीधे लिखा है कि AB2 रहे, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 लोन पेयर 0, तो ये रहे तो ये रहे तो ये, एक पेज में बना के कहा कि याद कर जाइए। नहीं अब हम लोग VSEPR थ्योरी पहले समझ रहे हैं, फिर बातों को समझ रहे हैं, फिर कहे को एग्जाम्पल से करके समझ रहे हैं, तो टाइम लगेगा ना भाई। नहीं टेबल बना के पढ़ाएंगे तो हम भी एक दिन में उड़ा देंगे, बस में तो टाइम लगाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, टाइम नहीं लगाएंगे नहीं तो खूब उड़ेगा, नहीं होता है, कॉन्सेप्ट जो है वो सब ऊपरे ऊपरे उड़ जाता है, बस में नहीं बचा बोलता है कि मेरे सर तो उड़ा दिए, तो उड़ा नहीं दिए, वो तो कॉन्सेप्ट में सब उड़ गया, नहीं ध्यान रखना है। हम बार बार एक बात बोलते हैं, ये बात हमेशा मेरा याद रखिएगा, कभी भी आप एक चैप्टर पूरा मन से पढ़ते हो तो आपका एक चैप्टर अच्छा नहीं होता है, 4-5 चैप्टर अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपका एक चैप्टर से एक चैप्टर स्ट्रांग होता है, नहीं। अगर कोई रनिंग करता है तो ऐसा नहीं है कि दौड़ने से नहीं खाली पैर मजबूत होता है, नहीं पूरा बॉडी पार्ट्स मेंटेन होता है, बस मेरा है। आप कोई भी एक एक्सरसाइज करो, साइकिल चलाते हो तो सिर्फ पैर मजबूत नहीं होता है, पूरा बॉडी मजबूत होता है, ध्यान रखना है। नहीं सेम पढ़ाई पर एक कॉन्सेप्ट है, आप एक चीज पढ़ते हो, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उससे एक कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट मजबूत होता है। और एक कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर दिए, मन से नहीं पढ़े, लाइटली पढ़ के छोड़ दिया, अच्छा ठीक है, नहीं छोड़ो कोनो बात नहीं है, तो ये छोड़ो कोनो बात जो है ना वो आपको कमजोर करता जाता है, बात समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम लोग क्या समझ में आ गया, AB2 टाइप मॉलिक्यूल। अब एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं बाबू, यहां से एग्जाम्पल थोड़ा देख लो। जैसे एग्जाम्पल तुमको दिया गया CO2, नहीं हमको क्या दिया गया CO2। अब चलो CO2 को चेक करना है कि ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है, नहीं तो चेक करने के लिए फॉर चेकिंग चेकिंग कर रहे हैं इसका। चलो इसमें देखा जाए हम लोग को चेक करना है CO2 को, तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। चलो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का कितना होता है 6 दूना 12, 12 4 16। सेकेंड काम है आपको ऑक्टेट निकालना है, लिखा रहता है, यानी आपको बॉन्ड पेयर निकालना है। बॉन्ड पेयर निकालने का नियम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बटा 8, क्या करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बटा 8। चलिए कितना हो जाएगा 16 बटा 2, बॉन्ड पेयर कितना आ गया, बॉन्ड पेयर कितना आ गया 2 आएगा ना जी, 8 दूना 16, नहीं हम लोग नीचे क्या लिखे थे पहले 2, तो ये कट गया हम लोग का 2 मर्त पे, तो हम लोग का बॉन्ड पेयर कितना आ गया 2। अच्छा देखो तो जब 8 दूना 16 काटे तो कुछ रिमाइंडर कुछ शेष बचा क्या, नहीं शेष 0 है। तो ध्यान रखना तीसरा पॉइंट आता है कि लोन पेयर निकालना होता है, तो लोन पेयर का फॉर्मूला होता है शेष बटा 2। अगर यहां पर शेष आता नहीं तो हम शेष बटा 2 करते, तो यहां शेष आया कितना 0, तो 0 बटा 2 बराबर क्या आ गया 0। चलो ध्यान से देखो CO2 को चेक किए थे, तो CO2 का बॉन्ड पेयर कितना आया 2, लोन पेयर कितना आया 0, तो इसका मतलब ये मैच कर गया किससे AB2 टाइप विथ नो लोन पेयर, AB2 टाइप विथ नो लोन पेयर से मैच किया कि नहीं मैच किया, मैच कर गया। तो लोन पेयर 0 है तो लोन पेयर 0, तो स्ट्रक्चर और शेप बराबर की अलग अलग बराबर, अब स्ट्रक्चर और शेप बराबर, और वो क्या होगा लीनियर होगा, नहीं। अब इसमें केंद्रीय परमाणु कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिख दिए। अब बॉन्ड जो लिखना है नहीं उसके लिए लेविस साहब याद होना चाहिए, नहीं यहां पर बॉन्ड ही नहीं कि सर बॉन्ड पेयर देखिए ना सर 2 गो तो आया है, तो सर एगो बॉन्ड एगो बॉन्ड,
नहीं, तो वो स्ट्रक्चर वाला बॉन्ड पेयर बताया है भाई। रियल बॉन्ड पेयर कौन बताता था? लेविस। तो यहां पर कितना बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना जी, तो डबल बॉन्ड, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना? 180 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल आपको आ गया 180 डिग्री। बोलो दिक्कत है इसमें? कर सकते कि नहीं? जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं, सिंपल सा। देखो तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, NO2+। देखिए अब इसको चेक करना होता तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते? चलो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का माइनस कितना आ गया? दूसरा काम ऑक्टेट यानी कि बॉन्ड पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16/8 2। चलो तीसरा लोन पेयर, शेष कितना? 0/2 बराबर 0। तो बॉन्ड पेयर कितना आ गया? 2। लोन पेयर कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये किस टाइप का है? AB2 टाइप विथ नो लोन पेयर। AB2 टाइप विथ नो लोन पेयर ये है। तो अगर AB2 टाइप विथ नो लोन पेयर है तो निश्चित रूप से इसका स्ट्रक्चर और शेप बराबर होगा, और वो क्या होगा? लीनियर होगा। यानी NO2+ को हमको खींचना होगा तो N डबल बॉन्ड O करेंगे। नहीं, यहाँ N पर क्या आता था? प्लस, याद है? N बना था NO2+, तो ये आपका NO2+ का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ बॉन्ड एंगल कितना? 180 डिग्री। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है नहीं कि आपको लेविस स्ट्रक्चर भी आपका स्ट्रांग रहे। अगर लेविस स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है तो ये बॉन्ड का जो संख्या आप लिखते हैं वो नहीं लिख पाइएगा। मेरा बात कुछ समझ में आ रहा है? तो लेविस को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, आप ही ने कहे थे लेविस साहब को उस दिन घटिया कहे जा रहे थे। कहते तनी मनी गड़बड़ा गया था, इनको साइड कीजिए ना, बिना मतलब का इनको ढोक का चल रहे हैं। बताइए अब कैसे नहीं ढोया जाए? नहीं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।